नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में अपने आरबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो पहली किताब है समकालीन विश्व में राजनीति, उसका जो पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। इस अध्याय को मैंने एक वीडियो लंबा होने के कारण उसको दो भागों में बांट दिया है। तो आज पहले भाग के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि शीत शीत युद्ध के बारे में, यानी किस तरह से दो महाशक्तियों के वर्चस्व का जो केंद्र था वो शीत युद्ध था। इसके अलावा इस अध्याय में अपन ये देखेंगे कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो क्या थी, गुटनिरपेक्षता की नीति ने किस तरह से शीत युद्ध के प्रभाव को कम किया था। इसके अलावा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या थी। इन सभी बातों का अपन एक एक करके इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध की जो अवधि है वो है 1945 से लेकर के 1991 तक। तो विद्यार्थियों, 1945 जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, उस समय जो संपूर्ण विश्व है वो दो विचारधाराओं में बंट गया था। एक विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी थी साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा है उसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, और साम्यवादी विचारधारा है उसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। तो शीत युद्ध है क्या वास्तव में? तो शीत युद्ध, जिसको अपन अंग्रेजी में कोल्ड वार कहते हैं, यानी ठंडा युद्ध। तो शीत युद्ध के अंतर्गत जो युद्ध है वो हथियारों से या गोला बारूद से या मैदान में लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है। शीत युद्ध है वो विचारों की लड़ाई है, यानी यह वैचारिक द्वंद्व है, और विचारों के आधार पर एक देश है वो दूसरे देश की शक्ति को कम करने का प्रयास करता है, उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। उसी को अपने शीत युद्ध कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि शीत युद्ध है वो गोला बारूद से लड़ाई जाने वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि यह कागजी गोलों से लड़ी जाने वाली लड़ाई है, यानी यह विचारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई है। तो शीत युद्ध को अपन पूरी तरह से जानने से पहले अपन थोड़ी सी इसकी जो पृष्ठभूमि, यानी प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में अपने थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट थे, एक था ट्रिपल अंतांत और दूसरा था ट्रिपल अलायंस, वीएस यानी वर्सेज बनाम, यानी दो गुटों के बीच में यह युद्ध हुआ था। ट्रिपल अंतांत जिसमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये शामिल थे, और दूसरा जो गुट था ट्रिपल अलायंस, इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। तो इस युद्ध के अंतर्गत जो ट्रिपल अंतांत था ये गुट विजयी हुआ था। फिर है दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक लड़ा गया था। यह भी दो गुटों के बीच में लड़ा गया था। एक गुट था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल देश थे रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और अमेरिका। विद्यार्थियों, ये जो देश थे ये मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल थे। दूसरा जो गुट है वो था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में तीन राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली और जापान। तो इन दो गुटों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। इसकी जो अवधि है वो 1939 से लेकर के 1945 तक के भी अवधि के दौरान ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें अपन देखते हैं कि अमेरिका है वो डायरेक्ट रूप से इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन 1945 के अंतर्गत एक ऐसी घटना घटी जिसके अंतर्गत अमेरिका को इस गुट में, इस युद्ध के अंतर्गत शामिल होना पड़ा। शामिल क्यों होना पड़ा? क्योंकि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर परमाणु हमला किया था, यानी जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर परमाणु हमला किया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका है वो भी इस युद्ध के अंतर्गत कूद पड़ा, और अमेरिका ने जापान के दो मुख्य शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम गिराए। अब जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराए तो विश्व बिरादरी में अमेरिका से पूछा गया कि भाई आपने परमाणु युद्ध क्यों गिराए? क्योंकि जर्मनी
और इटली पहले हार चुके थे और जापान में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो लंबे समय तक युद्ध कर सके। तो अमेरिका ने इसका तर्क ये दिया कि अमेरिका यह चाहता था कि वो युद्ध को जल्दी समाप्त करना चाहता है, लेकिन हकीकत है वो कुछ ही और थी। अब जो विश्व समुदाय के जो विद्वान है वो ये तर्क देते हैं कि अमेरिका है उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम क्यों गिराए। तो इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। अब देखो, पहला तर्क इसमें यह है कि सोवियत संघ को एशिया और अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना। यानी अमेरिका है वो सोवियत संघ को एशिया और अन्य जो जगह हैं, स्थान है, उन पर सोवियत संघ है वो अपना प्रभाव न जमा ले, वहाँ से फायदा न उठा ले, इसलिए वो युद्ध को जल्दी समाप्त करना चाहता था। दूसरा है, अमेरिका यह प्रदर्शित करना चाह रहा था कि अमेरिका है वो ही विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। यानी अमेरिका यह दिखाना चाहता था कि अमेरिका के पास में परमाणु शक्ति है और परमाणु शक्ति कितनी घातक होती है, यह दुनिया के सामने वो प्रदर्शित करना चाहता था। इसके अलावा हम ये पहले देख चुके हैं कि अमेरिका का एक तर्क यह था कि वो युद्ध को जल्दी समाप्त करना चाहता था। इसके अलावा चौथा तर्क यह दिया जा रहा है कि अमेरिका का यह तर्क था कि अमेरिका और जो उसके जो साथी राष्ट्र हैं उनको आगे की जनहानि से रोकना, क्योंकि यदि युद्ध लंबे समय तक जारी रहेगा तो इससे ज़्यादा जनहानि होगी, अतः उसको रोकना अमेरिका का एक प्रमुख कारण था। यानी ये सुझाव दिए थे अमेरिका ने कि उसने परमाणु बम इस युद्ध के अंतर्गत अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर क्यों गिराए थे, इसके उन्होंने प्रमुख सुझाव दिए थे। अब ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अमेरिका ने जापान के जो 2 शहरों पर जो परमाणु बम गिराए थे उन परमाणु बम के नाम क्या थे। कई बार नाम पूछा जाते हैं, 1-2 बार परीक्षा में पूछा गया है कि जापान के ऊपर अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए उन परमाणु बम का क्या नाम था। तो उन परमाणु बम को विद्यार्थियों जो परमाणु बम गिराए थे उनको नाम दिया गया है लिटिल बॉय और फैटमैन। ये जो परमाणु बम गिराए थे जापान के 2 शहरों पर अमेरिका द्वारा, उनको ये नाम दिया गया था, उन परमाणु बम को क्या नाम दिया गया था, लिटिल बॉय और फैटमैन। अब हमें ये जानना चाह रहे थे कि भाई मतलब इन 2 विचारधाराओं का जन्म कैसे हुआ। यानी आज विश्व पटल पर हम जो देखते हैं कि भाई इतने समय लंबे समय तक, यानी 1945 से लेकर के 1991 तक जब इन 2 महाशक्तियों के बीच में विचारों को लेकर के द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ, तो मतलब ये स्थिति बनी कैसे। तो इसकी थोड़ी सी अपन पृष्ठभूमि देखते हैं कि किस तरह से मतलब ये ऐसी परिस्थिति बनी। तो हम ये ऊपर जान चुके हैं कि अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था, सोवियत संघ है वो साम्यवाद का समर्थक था। तो अब रूस के अंतर्गत साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई कैसे, कब हुई इसकी स्थापना रूस के अंतर्गत। तो यानी पहले 1917 से पहले रूस के अंतर्गत साम्यवादी व्यवस्था नहीं थी। रूस में भी घोर सामाजिक असमानता थी, गरीब और जो अमीर था उनके बीच में गहरी खाई थी। तो उससे जो गरीब जनता थी वो पूरी तरह से उसमें असंतोष था। तो इस गरीबी और अमीरी की खाई के कारण इतना असंतोष था जनता के अंतर्गत कि 1917 के अंतर्गत रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति, और इस बोल्शेविक क्रांति का परिणाम यह हुआ कि 1922 के अंतर्गत रूस के अंतर्गत साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। यानी रूस जो उस समय जिसको अपना सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ जो कि एक 15 गणराज्यों को मिला करके एक राष्ट्र की स्थापना हुई थी। एक गणराज्य बना था 15 छोटे छोटे राज्यों को मिला करके। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी अब अपन ये जानते हैं कि भाई ये जो शीत युद्ध है इसकी शुरुआत कब से अपन माने कि भाई इस सन से लेकर के मतलब इस घटना के बाद में शीत युद्ध है वो शुरू हो गया था। तो इस घटना की शुरुआत कब से हुई। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल ने
फुलटन नामक स्थान, यानी फुलटन कहाँ है, अमेरिका में है। तो अमेरिका में फुलटन नामक स्थान पर दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात चर्चिल ने यह घोषणा की कि साम्यवाद से बचने के लिए सभी पूंजीवादी देशों को एक हो जाना चाहिए। यानी सबसे पहले चर्चिल ने यह घोषणा की कि विश्व के अंतर्गत मतलब साम्यवाद का प्रसार हो रहा है, अतः हमें साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका समेत, अमेरिका और उसके जो साथी, उसके जो गुट में जो देश हैं, जो साथी देश हैं, उन सबको एकजुट होकर के हमें साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहिए। इसका मतलब है 1945 के जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अब देखो अपने शीत युद्ध के बारे में थोड़ा और विस्तार से अपन आगे देखेंगे। अब अपने इस चैप्टर में सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो आती है क्यूबा मिसाइल संकट। अब देखो ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। तो अब देखो क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। क्यूबा है एक देश। क्यूबा क्या है कि देश है, और क्यूबा जो देश है ये अमेरिका का पड़ोसी देश है, यानी अमेरिका की सीमा से सटा हुआ देश है। तो क्यूबा के अंतर्गत साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, यानी यहाँ ये जो क्यूबा जो देश है ये सोवियत संघ के प्रभाव में था, और यहाँ पर साम्यवादी शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा था। और यहाँ का जो शासक था वो कौन था, फिदेल कास्ट्रो। अब मतलब अमेरिका यह चाह रहा था कि भाई क्यूबा है उसको साम्यवादी शासन से मुक्त किया जाए। कैसे किया जाए, तो अमेरिका वो एक षड्यंत्र कर रहा था। अमेरिका एक षड्यंत्र कर रहा था, मतलब कि क्यों न क्यूबा के अंतर्गत एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा की जाए और वहाँ का जो शासक है उसका तख्ता पलट किया जाए। तो अमेरिका ने वहाँ पर एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए एक अभियान चलाया था। उसको नाम दिया गया था पे ऑफ बिक्स। यानी पे ऑफ बिक्स क्या है, अमेरिका के द्वारा क्यूबा के अंतर्गत गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए जो आंदोलन चला गया था उसको क्या कहते हैं, उसको पे ऑफ बिक्स कहते हैं। तो क्यूबा जो एक साम्यवादी शासन से संचालित देश था, यह किसके प्रभाव में था, यह सोवियत संघ के प्रभाव में था। और इस देश को यानी क्यूबा को सोवियत संघ के द्वारा कूटनीतिक और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही थी। अब सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता होने लगी कि कहीं क्यूबा के अंतर्गत शासन का तख्ता पलट न हो जाए। तो इसको यानी ये जो गृह युद्ध, वहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे थे क्यूबा के अंतर्गत, तो इन हालातों से निपटने के लिए सोवियत संघ ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। अब देखो उस टाइम में सोवियत संघ के नेता कौन थे वहाँ पर, निकिता क्रुश्चेव। तो सोवियत संघ के जो नेता थे, जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। और 1962 के अंतर्गत क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात की। अब देखो इस मतलब सोवियत संघ है वो क्यूबा के अंतर्गत इतनी हरकतें कर रहा है, इसका पता भी अमेरिका को काफ़ी समय बाद पता लगा। जब अमेरिका को इस बात का पता लगा कि सोवियत संघ है वो उसके नज़दीक जो देश है क्यूबा है वहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहा है, सैनिक अड्डे के रूप में क्यूबा को बदल रहा है, तो इन्होंने इस बात को सीरियस लिया, गंभीरता से लिया कि यहाँ पर जो सोवियत संघ है उसके प्रभाव को समाप्त किया जाए। क्योंकि वहाँ पर क्यूबा में ऐसी स्थिति बन गई थी कि अमेरिका है वो अपने आप को बहुत ही नज़दीक से, यानी सोवियत संघ के द्वारा बहुत ही नज़दीक से वो अपने आप को निशाने पर पा रहा था। तो अतः अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन ऑफ कैनेडी ने अपने नौसेना थी उसको यह आदेश दिया कि जो सोवियत जहाज़ हैं उनको रोकने का प्रयास करें। यानी उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन ऑफ कैनेडी ने सोवियत जहाज़ों को रोकने का आदेश दिया। अंततः दोनों पक्षों ने थोड़ा संयम बरता और युद्ध टालने का फैसला किया। कहने का मतलब है, देखो अभी ये क्यूबा मिसाइल संकट है, ये एक बहुत ही गंभीर
बहुत ही गंभीर विषय बन चुका था और इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। तो देखो, अब क्यूबा मिसाइल संकट था, ये एक तरह से क्यूबा के अंतर्गत ऐसी स्थिति बन गई थी, यानी दोनों देश है वो एक तरह से सैन्य दृष्टि से इतने मतलब एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे, मतलब इतनी सेना की इतनी तैयारी कर ली थी कि ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो सकता है। और यदि क्यूबा के अंतर्गत थोड़ा सा यदि संयम यदि नहीं बरता जाता तो ऐसी हालत बन चुके थे, ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि क्यूबा को लेकर के विश्व युद्ध हो सकता था, दोबारा से विश्व युद्ध छिड़ सकता था। यानी देखो, शीत युद्ध का इसको चरम बिंदु क्यों कहते हैं, क्योंकि शीत युद्ध के अंतर्गत केवल वैचारिक दमन होता है, केवल विचारों की लड़ाई होती है, हथियारों से लड़ाई नहीं होती है। लेकिन शीत युद्ध के दौरान क्यूबा को लेकर के मतलब युद्ध जैसे हालात बन गए थे, दोनों देशों की सेनाएं वो आमने सामने आ चुकी थी, मतलब युद्ध जैसे हालात बन चुके थे, इसलिए इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। तो इस तरह से अपन देखा कि भाई क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। आपको एक बार मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ, यानी क्यूबा क्या था। क्यूबा अमेरिका की सीमा से सटा हुआ एक देश था जो अमेरिका के नज़दीक था, लेकिन वहाँ पर शासन व्यवस्था कौन सी थी, साम्यवादी शासन व्यवस्था थी। और शासक कौन थे, क्यूबा के फिदेल कास्त्रो। अब अमेरिका इस बात से चिंतित था कि यहाँ पर उसका जो पड़ोसी देश है, मतलब यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर है व्यवस्था कौन सी, साम्यवादी। इसलिए अमेरिका ने एक षड्यंत्र रचा, यहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की, और वहाँ पर गृह युद्ध को अंजाम देने के लिए जो उसने अभियान चलाया उसको पे ऑफ बिग से कहा जाता है। तो जो शासन व्यवस्था क्यूबा के अंतर्गत जो साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत जो सोवियत संघ है इसको कूटनीतिक और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा था। अब सोवियत संघ ने जब सोवियत संघ को ऐसा लगा कि क्यूबा के अंतर्गत फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो सकता है, तो उसने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। तो सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने के लिए अपने वहाँ सेना भेज दी और पूरी तरह से वहाँ पर अपनी तैयारी शुरू कर दी। 1962 के अंतर्गत क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सोवियत जहाज़ों को रोकने का आदेश दिया। अंततः दोनों पक्षों ने संयम बरतते हुए और युद्ध टालने का फैसला किया। इससे एक बार जो युद्ध जैसे हालात बन गए थे वो हालात टल गए। इसी को विद्यार्थियों क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में, अब ये जो अपना टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, अब क्यूबा मिसाइल संकट के बाद में अब अपन देखते हैं कि ये दो ध्रुवीय व्यवस्था क्या थी। दो ध्रुवीय व्यवस्था, तो यानी अपन सीधे सीधे शब्दों में अपन देखें कि दो ध्रुवीय व्यवस्था क्या थी। तो संपूर्ण विश्व का दो गुटों में बंट जाना ही क्या है, दो ध्रुवीय व्यवस्था। यानी दो ध्रुव, एक तरह से दो गुटों में संपूर्ण विश्व का बंट जाना, उसको क्या कहते हैं, दो ध्रुवीय व्यवस्था। अब ये दो गुट कौन से थे, एक गुट था अमेरिका और दूसरा गुट था सोवियत संघ। यानी अमेरिका किसका समर्थन कर रहा था, पूंजीवादी व्यवस्था का, और सोवियत संघ है वो किसका नेतृत्व कर रहा था, साम्यवाद का। यानी अमेरिका यह चाह रहा था कि संपूर्ण जो विश्व है उसकी जो अर्थव्यवस्था है, जो व्यवस्था है, उसका संचालन किसके आधार पर होना चाहिए, पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। सोवियत संघ यह चाह रहा था कि विश्व के अंतर्गत अधिक से अधिक देशों के अंतर्गत साम्यवाद का प्रसार हो और संपूर्ण विश्व की जो व्यवस्था है ना वो साम्यवादी शासन व्यवस्था के आधार पर चले। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही देश है वो अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि दो गुट में बढ़ जाने का मतलब है कि यह नहीं कि भाई केवल दो, ये जो यानी 1945 के बाद में शीत युद्ध के दौरान केवल ये दो ही देश थे, केवल दो देशों के बीच में ही वर्चस्व की लड़ाई थी, ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि अमेरिका ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपने यानी जो पश्चिम के देश थे अधिक से अधिक देशों को अपने गुट में शामिल करने का प्रयास किया, और ऐसा ही प्रयास सोवियत संघ ने भी किया। यानी विश्व के जो छोटे देश थे वे सारे देश इन दोनों गुटों में से किसी एक गुट में शामिल होने लगे।
तो इस तरह से यानी पूरे विश्व के अंतर्गत पूरा ऐसा माहौल बन गया था कि पूरा विश्व है ना वो एक तरह से दो गुटों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। अब इसको आप थोड़ा और आगे कर लेते हैं। यानी अमेरिका ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए नाटो संगठन की स्थापना की। नाटो यानी जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो, नाटो का मतलब यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। यानी इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने इसकी स्थापना की थी। तो सर्वप्रथम जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें 12 देश से शामिल किए गए, जिसमें प्रमुख देशों के नाम बताता हूँ मैं कुछ देशों के। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, नॉर्वे आदि कई यानी इन देशों को मिलाकर के कुल 12 देश इसमें शामिल हुए थे। तो अमेरिका ने यह नहीं कि केवल एक ये नाटो संगठन बनाया था, उसने और भी कई सैन्य संगठन बनाए थे, जिनमें अपने अमेरिका के द्वारा बनाए गए और कौन से सैन्य संगठन है तो उनमें जैसे एक आता है सीएटो यानी सीटो सैन्य संगठन। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यानी साउथ ईस्ट एसोसिएशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का ये संगठन था। यानी तो ये भी एक सैन्य संगठन था। अगला सैन्य संगठन है सेंटो। सेंटो का मतलब है यानी CEN का मतलब है सेंट्रल, टी का मतलब ट्रीटी, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। यानी सेंटो का हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय संधि संगठन। सेंटो को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। यानी ये जो सेंटो संधि संगठन है ये पहले बगदाद पैक्ट था, यानी बगदाद पैक्ट के स्थान पर ये सेंटो की स्थापना की गई थी। यानी जब इराक है वो बगदाद पैक्ट से अलग हो गया, इराक जब बगदाद पैक्ट से अलग हो गया तो उसके पश्चात में इस बगदाद पैक्ट को भी समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर सेंटो समझौते का निर्माण किया गया। तो अमेरिका ने विश्व के अंतर्गत अपने प्रभाव बनाने के लिए कौन कौन से सैन्य संगठन किए, तो कौन कौन से सैन्य संगठन बनाए, तो उसने ये 3 प्रमुख रूप से सैन्य संगठन बनाए। एक था नाटो, दूसरा था सीटो और तीसरा था सेंटो। अब नाटो जो सैन्य संगठन बनाया इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो नाटो के संगठन का प्रमुख उद्देश्य यह था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। यदि अपने से परीक्षा में यदि प्रश्न पूछे कि नाटो का उद्देश्य क्या था तो नाटो का उद्देश्य यह था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। अब देखो नाटो जो संधि हुई थी, जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत ये था यानी कि नाटो में शामिल जितने भी देश हैं, नाटो में शामिल जितने भी देश हैं, यदि उनमें से किसी भी देश के ऊपर यदि सोवियत संघ और उसके साथी देशों के द्वारा यदि नाटो पर हमला होता है तो सारे मिलकर यानी वो हमला सफल माना जाएगा और सारे मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे। यानी इसके समझौते में प्रावधान था। अब देखो इसमें आगे आता है वार्सा पैक्ट। अब देखो वार्सा पैक्ट क्या था, यानी हमने ऊपर क्या पढ़ा, हमने ऊपर ये पढ़ा कि अमेरिका ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए नाटो संगठन की स्थापना की, सीटो संगठन की स्थापना की, सेंटो संगठन की स्थापना की। जब इतना कुछ अमेरिका के द्वारा किया गया तो इससे हुआ क्या, विश्व बिरादरी में इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि अमेरिका का प्रभाव इससे बढ़ गया, सोवियत संघ के प्रभाव में कमी आ गई। तो हम अब सोवियत संघ ने भी अमेरिका की बराबरी करने के लिए वार्सा पैक्ट की स्थापना की, यानी नाटो के जवाब में वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई थी। तो वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में की गई थी। अब वार्सा पैक्ट की जब स्थापना की गई तो इसका उद्देश्य क्या था, यानी इसका उद्देश्य यह था कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। तो वार्सा पैक्ट की स्थापना के पीछे उद्देश्य ये था कि जो नाटो में जो शामिल देश हैं उनका यूरोप में मुकाबला करना। यानी वार्सा पैक्ट के अंतर्गत भी यही प्रावधान था कि वार्सा पैक्ट में जितने भी जो शामिल देश हैं इसमें यदि किसी भी देश पर यदि नाटो या नाटो के सदस्यों के द्वारा किसी भी देश पर यदि हमला किया जाता है तो वार्सा पैक्ट के अंतर्गत जितने भी शामिल देश हैं वो सारे मिलकर के नाटो का मुकाबला करेंगे। तो इस तरह से दो ध्रुवीय व्यवस्था का उदय हुआ विश्व पटल पर।
तो हमने ये देखा कि किस तरह से संपूर्ण विश्व है वो 1945 के पश्चात दो ध्रुवों में बंट गया था। अब देखो हमने ये देखा कि शीत युद्ध के दौरान जो दोनों महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों ही महाशक्तियां अपने खेमे के अंतर्गत जो छोटे छोटे देश थे उनको अपने सैन्य गुट में शामिल करने का प्रयास करे थे। यानी हम ये सोचते हैं कि भाई जब ये खुद महाशक्तियां थी तो इतने छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करने से इनको क्या फ़ायदा मिलने वाला था। लेकिन शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, तो इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। तो इसके प्रमुख कारण अपने ये 4 प्रमुख कारण इसके देखेंगे। तो पहला कारण है महत्वपूर्ण संसाधनों यानी खनिज और तेल। महत्वपूर्ण संसाधनों खनिज और तेल यानी इन छोटे देशों के अंतर्गत जो खनिज और महत्वपूर्ण संसाधन से खनिज और तेल थे, उन खनिज और तेल जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के ऊपर महाशक्तियों द्वारा अधिकार करना और उनका प्रयोग है, उपयोग है, वो अपने हित में करना। दूसरा है भू क्षेत्र, यानी जो भू क्षेत्र है, जो उनकी भूमि है, उसको महाशक्तियों के द्वारा अपने उपयोग में लेना, ताकि महाशक्तियाँ यहाँ से अपने हथियारों का संचालन कर सकें। क्योंकि अब जैसे अपन देखें कि भाई सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो दूरी थी वो बहुत काफ़ी थी, लेकिन यदि नज़दीक में यदि उनको कोई ऐसा छोटा देश मिल जाए जो उसका मित्र बन सके और वहाँ की जो भू क्षेत्र है, जो उसकी ज़मीन है, वो मतलब दोनों महाशक्ति है वो उसका उपयोग कर सके। क्योंकि यदि वो अपने यदि वो महाशक्ति के दोनों महाशक्तियाँ यदि उसके नज़दीक से यदि वो किसी देश के अंतर्गत यदि अपने सैन्य संगठन वहाँ पर यदि स्थापित करते हैं तो वो बहुत नज़दीक से उनको अपने प्रभाव में खतरे पर ला सकते हैं। तीसरा है सैनिक ठिकाने, यानी सैनिक ठिकाने बनाने के लिए भी वो जो महाशक्तियाँ हैं वो छोटे देशों की ज़मीन है उसको काम में लेना चाहते थे, ताकि यानी वहाँ पर वो अपने सैनिक ठिकाने स्थापित कर सकें। क्यों सैनिक ठिकाने किस लिए, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें। और चौथा है आर्थिक मदद, यानी जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश सैन्य खर्च करने में मददगार हो सकते थे। यानी दोनों ही महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, महाशक्ति बनने के लिए, ये दोनों ही महाशक्तियाँ मतलब सैन्य संसाधनों के ऊपर बहुत ज़्यादा धन खर्च कर रही थी। तो ये छोटे देश हैं, ये इनको सैन्य खर्च करने में ये मददगार हो सकते थे। इसलिए मतलब दोनों ही महाशक्तियाँ वो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन करना चाहती थी। तो सैन्य गठबंधन करने के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला है महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज और तेल पर अधिकार करना। दूसरा उनका भू क्षेत्र है, उनका उपयोग करना। तीसरा है जो छोटे देश हैं वहाँ पर अपने सैनिक ठिकाने स्थापित करने के लिए, जिससे वो दूसरे अपने जो देश है, जो महाशक्ति है, उसकी जासूसी कर सके। और चौथा यह आर्थिक मदद लेने के लिए कि जिससे जो छोटे देश हैं उनसे वो अपना जो सैन्य खर्च है उसको उठाने में ये जो छोटे देश हैं वो भी मददगार हो सकते थे। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम अपने जो पहला जो वीडियो है इसके अंतर्गत हम अपना ही अब इतना ही हमें समझेंगे और आगे की जो इसमें जो बिंदु है उनको हमें पॉइंट वार आगे का जो वीडियो है उसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा और आगे के वीडियो में आपको मैं और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। तो विद्यार्थियों, आप एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो इस पे आप बनाऊँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।